हेलो नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमीर साइंस वर्ल्ड में। तो हम कर चुके हैं क्लास टेंथ के केमिस्ट्री के चैप्टर अपने पूरे हो चुके हैं। आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री के 5वें अध्याय तत्वों का वर्गीकरण या आवर्त वर्गीकरण के अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है वो पूरी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से अभ्यास प्रश्न है। आपको मैंने उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से पाठ को पढ़ लिया है। अगर पाठ को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो क्लास देख लीजिए, फिर ही अभ्यास प्रश्न पे आइए, क्योंकि कुछ प्रश्न मैं यहाँ पर आपके ऊपर छोड़ने वाला हूँ क्योंकि मैंने अच्छे से नोट्स बनवा दिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, कहाँ जाना है? बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो बाएं से दाएं जा रहे हैं तो तत्वों के धात्विक प्रकृति घटती जाती है। तो जैसे सही बात है, जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या है? धात्विक प्रकृति घटती जाती है। सीधा हम उत्तर कर लेते हैं। इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसका उत्तर होने वाला है आपका सी। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो त्याग है वो नहीं कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। जब XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है तो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत आता है? तो किस समूह के अंतर्गत आ रहा है? क्या कह रहा है? XCl2। यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं इसको। क्या कह रहा है? XCl2 मैंने आपको सिखाया था किस प्रकार से सूत्र बनाते हैं। अगर X की संयोजकता 2 हो, X की संयोजकता 2 है, क्लोरीन की संयोजकता 1 है, तभी क्या करेंगे? ये वज्र गुणा करेंगे और ये सूत्र बना पाएंगे XCl2। तो यहाँ पे देखिए आप, किसकी संयोजकता 1 होती है, किसकी संयोजकता यहाँ पर आप 2 होती है, सॉरी किसकी संयोजकता 2 होती है? तो कौन सा? Mg वाले क्या कह सकते हैं हम, जो समूह हैं उसी के क्या है? संयोजकता 2 होती है। तो यहाँ पे आपका उत्तर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, Mg, क्योंकि उसी में संयोजकता 2 होती है कि और किसी के साथ यह सूत्र है वो नहीं बन पाएगा। अच्छे से समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आपको। प्रश्न तीसरे प्रश्न पर पढ़ते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा ही प्रश्न दिए गए हैं, कोई बात नहीं, अपन सोल्व करेंगे। पहला प्रश्न क्या कहता है? किसी तत्व में 2 कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से परिपूर्ण हैं। 2 ही कोष हैं। अब देखिए 2 ही कोष हैं, दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए हैं 2, और फिर कितने आते हैं? 8। इसमें कितने हैं? 8। 2 और 8 क्या होता है? 10। 10 नंबर पे कौन सा तत्व आता है? 10 नंबर पे आता है अपना नियोन। कौन आता है? नियोन। तो इसका उत्तर क्या हो जाने वाला है? बिल्कुल सही, नियोन हो जाने वाला है। चलिए इसके बी पार्ट पर बढ़ते हैं। बी पार्ट ऐसे क्या कहता है? बी पार्ट कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है 2 8 2। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। 2 8 2 कितने हो गए? 10 2 12। 12 नंबर पे क्या आता है अपना? मैग्नीशियम। बिल्कुल आसान। चलिए इसी के सी पार्ट पर बढ़ते हैं। सी क्या कहता है? सी हमें कहता है कि कुल 3 कोष है तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। कुल कोष कितने हैं? बात करें 3, तो 2 8, और तीसरे में कितना आते हैं? 18। कितने होते हैं? 18। लेकिन क्या कह रहा है? तीसरे कोष में 4 ही संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। 2 + 8 + 4 कितने हो गए? 10 4 14। 14 नंबर पे क्या आता है अपना? सिलिकॉन। क्या आता है? सिलिकॉन। तो सी का उत्तर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। अब बढ़ते हैं डी की तरफ, अपने डी की तरफ। डी क्या कह रहा है? डी प्रश्न कहता है कि कुल 2 कोष है तथा संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। फिर से कुल 2 ही कोष हैं, संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 2 5। 5 नंबर पे क्या आता है? बोरोन। क्या आता है? बोरोन आता है। प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं इसी के ई की तरफ। इसी का ई जान लेते हैं। ए क्या कहता है? ए हमें कह रहा है कि आवर्त दूसरे कोष में पहले कोष से 2 गुने इलेक्ट्रॉन है। दूसरे कोष में पहले कोष से 2 गुने इलेक्ट्रॉन है। पहले में 2 है तो दूसरे कोष में पहले कोष से 2 गुने इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 2 गुने इलेक्ट्रॉन है। तो क्या है ये? 6 नंबर पे क्या आता है? कार्बन आता है। बिल्कुल सही। तो ये हमारे सभी प्रश्न कर लिए हैं हमें। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। आवर्त सारणी में बोरोन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन सा गुणधर्म समान है? तो ये बिल्कुल आसान है। बोरोन का स्तंभ पहले हम क्या बना लेते हैं? अब बोरोन का स्तंभ बना लेते हैं। तो बोरोन का स्तंभ क्या होता है? बैंगन, आलू, गाजर, इनथेला, बेरिलियम, एल्यूमिनियम। इस प्रकार से इसको याद करने का तरीका बैंगन, आलू, गाजर, इनथेला। अच्छे से ट्रिक से समझाएंगे आपको। एक मुझे लगता है कि क्लास ले लेंगे आपकी, आवर्त सारणी बनाना सिखा देंगे आपको। तो अभी इसमें देखिए गुणधर्म क्या समान है। तो गुणधर्म समान गुणधर्म की बात कर लेते हैं। तो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। संयोजकता कोष जो बाहर का कोष होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की
संख्या क्या होगी, समान होगी। कहाँ पे, संयोजकता कोष। और इसका दूसरा गुण देख लेते हैं। दूसरा गुण क्या होगा इसमें, बोरोन के अलावा सभी धातुएं हैं। बोरोन क्या है, अधातु होती है। बोरोन क्या होती है, अधातु होती है। लेकिन बोरोन के अलावा सभी क्या है, धातुएं हैं। तो सभी धातुएं बोरोन के अलावा सभी क्या हैं, धातु है। बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है इसमें। अब इसी के बी पे चलते हैं। आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों में के कौन से गुणधर्म समान है। कौन सा स्तंभ कह रहा है हमें, फ्लोरीन। फ्लोरीन का स्तंभ की बात कर रहा है। तो हम लिख लेते हैं फ्लोरीन का स्तंभ। फिर कल बाहर आई एन टी, फिर कल क्या आई, बाहर आई एन टी, बाहर आई एन टी। ये क्या है, फ्लोरीन का स्तंभ है। तो फ्लोरीन के स्तंभ में क्या होता है, फ्लोरीन के स्तंभ में भी देख लेते हैं। तो संयोजकता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता कोष में सभी में क्या होगा, संयोजकता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके अलावा क्या कह सकते हैं हम, इसके अलावा होता है, इसकी संयोजकता क्या होती है, 1 होती है। संयोजकता क्या होती है, सभी की संयोजकता 1 होती है। ये क्या, इसके समान गुणधर्म हो गए। अच्छे से आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हमारे 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहता है, प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 7 है। क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7। 2, 8 और 7 है। तो अब हमें क्या कहना है, हमें कहता है कि इस तत्व का परमाणु संख्या क्या है। बिल्कुल आसान प्रश्न दे रहा है, बिल्कुल आसान। परमाणु संख्या बतानी है तो 17 क्या होगी, परमाणु संख्या हो गई। परमाणु संख्या 17 पे क्या आता है, आपको याद होगा, क्लोरीन आता है। परमाणु संख्या क्या है, क्लोरीन है। परमाणु संख्या 17 है। निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी। रासायनिक समानता होगी, परमाणु संख्या कोष्टक में दी गई है। परमाणु संख्या क्या दी गई है, कोष्टक में दी गई है। तो पहले बात कर लेते हैं क्लोरीन की। अभी हमने लिखा था फिर कल बाहर आई एन टी। इन सभी की क्या होंगे, गुणधर्म समान होंगे। तो इसमें क्या दिया गया है, F दिया गया है, F9। इसके गुणधर्म इससे समान होने वाले। बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए। छठा प्रश्न पढ़ लेते हैं। छठा प्रश्न थोड़ा महत्वपूर्ण है, अच्छा प्रश्न है। छठा प्रश्न देखिए क्या कहता है। एक सारणी दी गई, ABC स्थिति बनाई गई है। पहली स्थिति क्या कहती है कि A धातु है या अधातु। तो यहाँ पे देखिए A 17 समूह है। समूह 17 क्या होता है, अधातुओं का होता है। बात क्या कर रहा है, 17वां समूह अधातु का होता है। तो क्या है, अधातु है, स्पष्ट सी बात है। उसके बाद B क्या कहता है, A की अपेक्षा C अधिक क्रियाशील है या कम। तो A की अपेक्षा क्या कहता है, C अधिक क्रियाशील है या कम क्रियाशील है। इस बारे में हमें क्या करना है, अब बताना है। तो चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है कि ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता का क्रम क्या है, बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता का क्रम बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता का क्रम बढ़ता है। तो A क्या है, B से अधिक क्रियाशील है। A क्या है, अधिक क्रियाशील। ये यहाँ पर हमारा क्या रहने वाला है, अधिक क्रियाशील है और रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इसी के C की। C का साइज B से बड़ा होगा या छोटा। तो C का साइज बड़ा होगा या छोटा। तो जैसे जैसे हम क्या होते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार छोटा होता जाता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार क्या होता है, छोटा होता जाता है। पढ़ा चुका हूँ अच्छे से। अब बढ़ते हैं इसी के D प्रश्न के बारे में। तत्व एक किस प्रकार के आयन धनायन या ऋणायन बनाएगा। आयन बनाएगा, धनायन बनाएगा। अधातु है, अधातु क्या बनाती है, धनायन बनाती है। क्या बनाती है, ऋणायन बनाती है। धातु क्या बनाती है, ऋणायन बनाती है। तो ये प्रश्न आपका 6 नंबर भी अच्छे से सॉल्व हो गया है। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमें क्या कहता है, प्रश्न नंबर 7 हमें कहता है नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 है, वह फास्फोरस परमाणु संख्या 15 आवर्त सारणी के समूह है 15 के तत्व है। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों। तो चलिए इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। पहले नाइट्रोजन का लिख लेते हैं, फिर हम किसका लिख लेंगे, फास्फोरस का लिख लेंगे। पहले देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, पहले आपको यह पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। जी हाँ, तो नाइट्रोजन 7 नंबर पे आ गया। फास्फोरस कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। 2, 8, 10 और 5, 15। तो ये क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होगा, ये क्या पूछ रहा है प्रश्न में, कह रहा है कि
अब मैंने लिख लिया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों? अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों होगा? तो जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या होगा? अधिक ऋण विद्युत होगा। क्या होगा? अधिक ऋण विद्युत होने वाला है। और क्यों होने वाला है? छोटे आकार, परमाणु का आकार क्या होगा? छोटा होगा। छोटा परमाणु आकार, छोटे परमाणु आकार के कारण हमारा नाइट्रोजन क्या होने वाला है? अधिक ऋण विद्युत होने वाला है। तो मुझे लगता है आपको प्रश्न नंबर 7 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 में क्या कहता है? तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त के तत्वों की स्थिति में क्या संबंध है? तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से क्या संबंध है? तो तत्वों की स्थिति से क्या संबंध है, यह बात हम करने वाले हैं। तो हमें स्थिति के बारे में जानना है, तो हम क्या देखेंगे? किसी तत्व में कितने कोष? सबसे पहले तत्व के कोष देखेंगे हम, कितने कोष है उसमें। 1 कोष है, 2 कोष है, 3 कोष है, 4 कोष है, कितने कोष है। फिर हम क्या देखेंगे कि उसके कोष के अंतिम जो कोष है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। हम यहाँ पे बात करें, आगे हमने बनाया है, पता नहीं क्या बनाया है, इसमें हम याद करते हैं कौन से तत्व का है। हम बात कर लेते हैं अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना है? 1। तो पहले कोष में आते हैं 2, फिर 8, फिर 1, 11 किसका होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या परमाणु क्रमांक किसका होता है? सोडियम का होता है। किसका होता है? सोडियम का। तो कौन सा तत्व है? सोडियम। इस प्रकार से आप आसानी से दर्शा सकते हैं, किसी भी तत्व की जानकारी प्राप्त आप कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। लिख लीजिएगा इस प्रकार से कि किस तत्व में कितने कोष हैं, कितने कोष, या क्या दर्शाया कि कौन से आवर्त में आने वाला है, और कितने उसमें क्या है? बाह्य अंतिम जो कक्षक है, अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वह दर्शाएगा कौन से समूह में आने वाला है। मुझे लगता है इसे समझ में आ गया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। बहुत जल्दी हम प्रश्न पूरे करने वाले हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20, कैल्शियम क्या है? परमाणु क्रमांक 20 है। और क्या दिया गया है हमें? और दिया गया है कि चारों ओर 12, 19, 21, 38 क्या है? 12, 19, 21, 38, 12, 19, 21, 38। और हमें 20 नंबर पे क्या दिया गया है? कैल्शियम। तो हमें प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं, इनमें से किस तत्व के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम से मिलते हैं? तो भौतिक व रासायनिक गुणधर्म कब मिलेंगे? अगर वह क्या हो? सेम समूह में हो, समान समूह में इस प्रकार से आ जाए। क्या आ जाए? इस प्रकार से आ जाए। तो उसके क्या होंगे? समान होंगे। समान होंगे मतलब उसके संयोजकता समान होगी। इसकी संयोजकता बना लेते हैं पहले। 2, 8 और क्या आएगा? 18 आ जाएगा क्या? नहीं आएंगे ना। 16, 17, 18 तो बाह्य कोश की संयोजकता कितनी होगी? इसकी 2 हो गई। बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। बात करते हैं 12 नंबर पे जो आ रहा है, 12 नंबर पे आ रहा है उसका बना लो 2, 8, 2 समान है। ठीक है। और देख लीजिए और क्या दिया गया है? 19 नंबर की बात कर लेते हैं। 2, 8, 10, 8, 1 बाह्य कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। उसके बाद 38 की बात कर लो। 2, 8, 18 हो जाएंगे? हो जाएंगे। 18 और 2, 20, 8, 28, 28 हो गए। पीछे कितने बचे? अगले कक्षक में आ गए 8, कितने हो गए? 36, 36 और 2, 38। तो 2 संयोजकता इसकी है, इसकी है। ये सभी क्या करेंगे? इसके समान गुणधर्म रखने वाले होंगे। कितने नंबर वाले? 19 और 38 2 नंबर वाले क्या रखेंगे? इसके समान गुणधर्म रखेंगे। 21 और चेक कर लेते हैं। 21, 2, 8, 10, 8 कितने हो गए? 18, 18 और 3 तो बाह्य कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके समान नहीं रखेंगे। इस प्रकार से आप दर्शा सकते हो। प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के उसकी संयोजकता चेक कीजिए, अगर संयोजकता समान है या नहीं है। तो अब आप अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। बहुत जल्दी हमने पूरे कर लिया 42 प्रश्न। उम्मीद है मुझे अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आपको। अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था। तो हम क्या लिखेंगे? एक प्रकार लिख लोगे आधुनिक, एक तरफ क्या लिखोगे? आधुनिक आवर्त, दूसरी तरफ मेंडलीफ की आवर्त। अब पहले दोनों की परिभाषा लिख लोगे आप, ये आपको खुद करना है। क्या लिख लोगे?
परिभाषा लिख लोगे, बिल्कुल शब्द टू शब्द मैंने अच्छे से करवा दी है। फिर बता दोगे आधुनिक आवर्त सारणी में समूह कितने हैं, कितने समूह हैं, 7 है। आवर्त कितने हैं, 18 हैं। लेकिन मेंडलीफ ने 7 क्या दिए थे, समूह दिए थे। आवर्त कितने बताए थे, 8 आवर्त बताए थे। ये भी लिखना है आपको। और उसके बाद क्या लिख सकते हो, समस्थानिकों को स्थान नहीं मिला। क्या, समस्थानिकों को स्थान नहीं मिला, जबकि समस्थानिक क्या हो गए, स्थान मिल गया, समस्थानिकों को स्थान मिल गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर हमारा हो चुका है 10। तो हमारे एनसीईआरटी के जो 10 प्रश्न थे हमने सॉल्व कर लिए हैं। बीच के प्रश्न आपने अगर नहीं किए हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं बनते के प्रश्न भी आपको अवश्य करवा दूंगा अगर आपने नहीं हो रहे हैं तो। मुझे लगता है आपको अच्छी समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से करवाया है। अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ सके। मिलते हैं आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।